तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। एक्चुअली देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच आर फॉलोड बाय द सब्सटेंसेस व्हेन दे अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन. There are namely four important laws which are studied under the category of laws of chemical combinations. The first law is law of conservation of mass. It was proposed by Lavoisier. Second one is the law of definite proportion. It was proposed by Proust. Third one is law of multiple proportion. It was introduced by Dalton. And the last one is law of reciprocal proportion. It was introduced by Richter. So now we will study the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. As the name suggests that the mass of a reaction remains conserved. किसी भी रिएक्शन के दौरान जो मास होता है वो कंजर्व रहता है, मास खत्म नहीं होता है, मास कंजर्व रहता है. कंजर्व आपने सुना होगा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन. तो वही है कि ये लॉ कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड during the course of a reaction. It can only be converted from one form to another form. ये केवल फॉर्म चेंज करता है, कंज्यूम नहीं होता है. ना बनाया जा सकता है मैटर को और ना खत्म किया जा सकता है. ये केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें बेटा कि हम लोगों ने कोई रिएक्शन कराई, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी, और A प्लस बी को हमने जब रिएक्ट कराया तो इन्होंने बनाया प्रोडक्ट P. तो अगर हमने A के 5 ग्राम लिए और B के 10 ग्राम लिए और रिएक्शन जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो गई, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया. आप समझिए रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट होना. कुछ रिएक्शंस जो है वो फुल्ली कंप्लीट नहीं होते हैं. माना कि इसमें से ए पूरा 5 ग्राम खत्म हो गया, आगे हम आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाएंगे तब आप जानेंगे कि ए पूरा 5 ग्राम खत्म हो गया, बी में से केवल 7 ग्राम खत्म हुआ, तो 3 ग्राम यहाँ बच जाएगा. तो वो फुल्ली कंप्लीट नहीं बोलते हम लोग, ये हम मान लेते हैं रिएक्शन इज फुल्ली कंप्लीट. रिएक्शन इज फुल्ली कंप्लीटेड. रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो गई, तो रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट होने पे होगा कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो 15 ग्राम होगा. तो ये लॉ कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स वे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बेटा, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्ट करते हैं वे रिएक्टेंट्स होते हैं. मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर कोई रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो रही है, पूरी की पूरी कंप्लीट हो रही है, तो उसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में इक्वल होगा. तो आपने देखा कि ए और बी जो थे इनका फॉर्म तो बदल गया, ये सब पी बन गए, ये पी बन गए, लेकिन इनका मास नहीं खत्म हुआ. ये 5 और 10 ग्राम थे, तो प्रोडक्ट में भी हमें 15 ग्राम मिल रहे हैं. तो हमने मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, बना भी नहीं पाया. ऐसा भी नहीं कि हमने 10-15 ग्राम मटेरियल डाला था 15 ग्राम, थोड़ा सा रिएक्शन के दौरान मास बढ़ जाता, 16 या 17 ग्राम हो जाता. तो मैटर को हम बना भी नहीं सकते और खत्म भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमने ए बी को पी में कन्वर्ट कर दिया. तो अगर कोई रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी बेटा, तो उसका क्या फॉलो करेगी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर कोई रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट नहीं है, सेकेंड केस ले लो कि रिएक्शन इज नॉट फुल्ली कंप्लीटेड, रिएक्शन इज नॉट फुल्ली कंप्लीटेड. अगर फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट जो है वो यहाँ बच जाएगा. तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में होगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट
मास ऑफ, बल्कि ऐसे लिखो इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट, रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट दिस। इसको समझाते हैं हम आपको। फॉर एग्जाम्पल यही रिएक्शन है बेटा A प्लस बी और इसने बनाया है P, तो हमने इसमें 5 ग्राम डाला था A, 10 ग्राम डाला था B। अब इसमें से क्या हुआ कि B पूरा नहीं खर्च हुआ, B 7 ग्राम खर्च हुआ। तो अब यहाँ रिएक्शन देखिए A प्लस बी फॉरवर्डेड टू P। तो यहाँ इनिशियल हमने क्या लिया था, शुरू में हमने इसके लिए थे 5 ग्राम, इसके लिए थे 10 ग्राम और इसका था 0 ग्राम। हमने कोई लिया ही नहीं था, इसे तो बनना था, वहां पे प्रोड्यूस होना था। तो आफ्टर रिएक्शन के बाद देखते हैं क्या हुआ। आफ्टर रिएक्शन हुआ कि ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, तो ये बचा 0 ग्राम। ये केवल 7 ग्राम कंज्यूम हुआ, तो 10 में से 7 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा, 3 ग्राम बचेगा। तो 7 ग्राम तो कंज्यूम हो गया, 3 ग्राम बच गया। तो अब 5 ग्राम ये और 7 ग्राम ये, तो प्रोडक्ट कितना बचा, 10 ग्राम। तो अभी रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट नहीं हुई, देखिए थोड़ा सा रिएक्टेंट बच गया है 3 ग्राम। तो इसके केस में हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब इनिशियल मास रिएक्टेंट का क्या है, 5 और 10 इक्वल्स टू 15। तो इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज 15 इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना बचा, 10 ग्राम, नहीं 1 मिनट, 5 और 7 12 ग्राम होगा ये बेटा, ये 12 ग्राम होगा। 5 ग्राम A और 7 ग्राम B मिलके 12 ग्राम P बनाएंगे प्रोडक्ट। तो अब हम देखें जो रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट नहीं हुई, जिसमें कुछ रिएक्टेंट बच गया, तो इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या था, हमने लिए थे 5 ग्राम A के और 10 ग्राम लिए थे B के। तो 5 और 10 मिलके कितना हो गए, 15 ग्राम। ये इनिशियल मास रिएक्टेंट का। अब प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट बना हमारा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम प्लस रिमेनिंग मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बच कितना गया, ये बच गया 3 ग्राम। तो देखिए आप ये दोनों इक्वल है आपस में इस केस में। तो रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट नहीं होगी, तो इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट प्लस रिमेनिंग मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन फुल्ली कन्वर्ट हो गई तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक। तो देखिए ये लॉ जो है वायोलेट हो जाता है, ये लॉ वायोलेट हो जाता है, ये वायोलेट होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में वहां पे क्या है कि एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। एक क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। ये क्वेश्चन पढ़ी है? नहीं सर, नहीं पढ़ी है। नो सर। ठीक है, अब पढ़ लो। E फॉर है एनर्जी, डेल्टा m है चेंज इन मास, चेंज इन मास। C जो है, C है, यहां तो C का स्क्वायर है, लेकिन C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सन की वेलोसिटी ये होती है। तो ये इक्वेशन कहती है, ये है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन। बड़ी फेमस इक्वेशन है, इसे कैसे भूल सकते हैं आप, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन। ये इक्वेशन कहती है कि मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, कि अगर कहीं पे मास डिसअपियर होगा, मास डिसअपियर होगा तो एनर्जी बनेगी, और एनर्जी डिसअपियर होगी तो मास बनेगा। दे आर इंटरकन्वर्टिबल। तो अभी हमने लॉ क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है वो कंजर्व रहता है, खत्म नहीं होता है। तो ये गलत बात है। सही बात यह है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। बाकी सभी नॉर्मल रिएक्शंस के लिए तो मास कंजर्व रहता है। टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन कराएंगे, बीकर में कराएंगे, या हम जो लोट, न्यूक्लियर रिएक्शंस बेटा ऐसे नहीं होती। न्यूक्लियर रिएक्शंस के 2 एग्जांपल आपने पढ़े होंगे, फिजन, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन। फिजन जो होता है वो एटम बम वाला कॉन्सेप्ट होता है, एटम बम। तो एटम बम में कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, कितना टेम्परेचर होता है, तब होती है रिएक्शन। फ्यूजन जो होता है ये सन पे रिएक्शन होती है, जिससे एनर्जी आती है, और सन का टेम्परेचर भी आप जानते हैं कितना ज्यादा है। तो ये
न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में केवल है कि मास और एनर्जी कन्वर्ट होते हैं आपस में। अगर आप आज देखें कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, सब लटके हैं, इन सब में मास कहां से आया होगा? इन सब में ये मास कहां से आया है? तो पहले क्या था, जब यूनिवर्स नहीं बनी थी तो पहले एनर्जी रही होगी। एनर्जी अभी आपने रिसेंटली देखा हो तो लगभग 7-8 साल पहले हिग्स बोसॉन एक्सपेरिमेंट आया था। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल कहा जा रहा था जिसे। ये सर सुना था, हिग्स बोसॉन सुना था ना? तो कोई भी एनर्जी पार्टिकल, कहा जा रहा था कि कोई भी एनर्जी पार्टिकल जब सनलाइट की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से चलेगा तो वो मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि स्टार्टिंग में जब इतना मास नहीं था, आज अर्थ है इतनी बड़ी और बाकी प्लैनेट्स हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, सन है, तो जब इतना मास नहीं था तो क्या था यूनिवर्स में, स्पेस में एनर्जी थी। एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिन्हें हम लोग क्वांटा कहते हैं, ट्रेवल कर रही थी। एनर्जी ट्रेवल कर रही थी और सनलाइट की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी जब हुई तो ये आपस में टकराई और सब एनर्जी किसमें बदल गई? एनर्जी बदल गई मास में। तो आज क्या है, इतना सारा मास है जिसे हम देखते हैं कि अर्थ इतनी बड़ी है और बाकी प्लैनेट्स इतने बड़े हैं। तो आपने जाना कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में, वैसे ये ध्यान रखना कि कोई भी पार्टिकल सनलाइट की वेलोसिटी से तेज नहीं चल सकता है। अभी आगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें ये मतलब कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये कॉन्सेप्ट है कि नो पार्टिकल इन द यूनिवर्स कैन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सनलाइट। लेकिन हिग्स बोसॉन के एक्सपेरिमेंट की ये कंडीशन थी, इन्होंने तब की कंडीशंस बताई थी जब यूनिवर्स बनी है। रिसेंटली हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं सब यही मान के चलते हैं, अभी तक ये वायलेट नहीं हुआ कि कोई भी पार्टिकल सनलाइट की वेलोसिटी से तेज नहीं चल सकता है। ठीक है, तो हमने जाना कि जनरली जो रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब में होती हैं, बीकर में होती हैं, उनमें तो मास कंजर्व रहता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में थोड़ा बहुत मास जो है वो कम हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में बेटा क्या होता है, जैसे अगर हम कोई रिएक्शन लिख दें आपको, फॉर एग्जांपल 1H1 प्लस 1H3 और ये बन गया 2He4। ये एक फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन रिएक्शन जिस तरीके की रिएक्शन सन पे होती है, तो इसमें आपको देखने में तो लग रहा है कि मास पूरा है मास, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट आ जाता है, मास डिफेक्ट, और बहुत छोटा सा मास डिफेक्ट होता है एएमयू में। फॉर एग्जांपल 0.002 एएमयू, इतना सा मास डिफेक्ट आ जाता है। इनके जब न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं, आप देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस बेटा आप एक प्रोटॉन है केवल, इसमें केवल एक प्रोटॉन है। इसमें क्या है, एक तो प्रोटॉन है और साथ में 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस की कंडीशन देखें तो 2 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं इनके न्यूक्लियस फ्यूज किए है ना, इनके न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं एक दूसरे में, तभी तो ये 2 न्यूक्लियस मिलकर एक नया न्यूक्लियस बना है। और जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनमें न्यूक्लियस बनते हैं, टूटते हैं, तो कुछ ना कुछ मास जो है वो कम होता है, और जो मास है यही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कितने मास से क्या एनर्जी मिलेगी? तो ध्यान रखना कि 1 AMU इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अगर पूछे कोई कि भाई कितने मास से कितनी एनर्जी निकलती है, तो आप बताएंगे 1 AMU से इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जितने AMU मास डिफेक्ट हो, अब AMU को आप ग्राम में भी बदल सकते हैं। तो 1 AMU जो है हम लोग का 1 AMU कितना आता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप ये भी कह सकते हो कि इतने ग्राम ये 1 AMU के इक्वल होता है, इतने ग्राम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको कहा जाए कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस है जिसमें 12 AMU या 0.12 AMU मास डिफेक्ट है, डेल्टा एम है 0.12, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो निकाल पाओगे कि 1 AMU से इतनी यस सर निकाल लेंगे। तो इतने से कितनी होगी? इज इट क्लियर? यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बेटा सर पूछिए। जो आपने E इक्वल्स टू mc² जो फॉर्मूला बताया है, तो उसमें c वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट है, सर जो मास होगा वो हम किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे, किलोग्राम या AMU में? मास को आप रखेंगे ग्राम में। देखिए 2 ही यूनिट चलती हैं बेटा, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, या फिर MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो आप अगर वेलोसिटी को इसमें रख रहे हैं मीटर में, तो इसको किलोग्राम में रखें।
इसको मीटर में रख रहे हैं तो इसको किलोग्राम कर लें, इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो इसको ग्राम में रख लें। यूनिट सेम होनी चाहिए फॉर्मूले में, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, समझ गए। हाँ, अब भाई एमयू को ग्राम में बदल सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं, और ये मीटर है, मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा C = 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस सर। तो आपने जाना पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो हमारी लैब में रिएक्शंस होती हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाली रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़ के, उनमें मास कंजर्व रहता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकता है, उसकी फॉर्म बदल सकती है, लेकिन मास ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो कंजर्व रहता है। लेकिन रियलिटी यह है कि कुछ रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। E = Δ mc² से कितना कन्वर्ट होगा वो आप जानते हैं। तो इस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कई लोग कहना पसंद करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, कि मास और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, कि हो सकता है थोड़े मास से कुछ एनर्जी बन जाए या कुछ एनर्जी से थोड़ा मास बन जाए, लेकिन इनका सम जो होगा टोटल वो कंजर्व ही रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स इनके बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में। और अभी ये सेशन बेटा ओवर होने वाला है, तो दूसरा सेशन आपको भेज रहे हैं, उसमें आइए। तो लॉ ऑफ डेफिनिट और फिक्स्ड और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये प्राउस्ट ने दिया था। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि जो प्रोपोर्शन बाई मास होगी किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की, वो हमेशा डेफिनिट होगी या फिक्स्ड कह लें या कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह से सेम कंपाउंड अगर लेंगे आप, तो उसमें एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन बाई मास अलग अलग नहीं हो सकती है। तो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट। अगर कोई एक केमिकल कंपाउंड है तो उसमें हमेशा वही एलिमेंट्स रहेंगे, और उन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन बाई मास भी हमेशा कांस्टेंट या डेफिनिट या फिक्स्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे, तो सेम एलिमेंट्स ही होंगे हमेशा, और उनका प्रोपोर्शन बाई मास, तो प्रोपोर्शन बाई मास भी हमेशा उनका कांस्टेंट होगा। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। पहले तरीके से हमने गर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो डिकम्पोज हो गया। ध्यान रखना है, कार्बोनेट्स को जब भी गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर CO2 रिलीज करते हैं। दूसरे केस में हमने जो CO2 बनवाई वो कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी गर्म करने पे CO2 रिलीज होती है। तीसरे केस में डायरेक्ट हमने कार्बन को कंबस्ट करा दिया, जलवा दिया, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो 3 तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और हमने देखा तीनों तरीके में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही है, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और सभी एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन बाई मास क्या है, कार्बन का 1 एटम है तो 12 mu, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है तो 32 mu। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका प्रोपोर्शन आया 3:8, 3:8। तो आप अगर देखें तो एक केमिकल कंपाउंड किसी भी तरीके से बना हुआ केमिकल कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी वे, बट इट ऑलवेज हैज द सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इनका प्रोपोर्शन बाय मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। यही है लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एनी डाउट? नो सर। नो सर, समझ गया। ओके बेटा, अब इसका देखिए, ये लॉ भी एक जगह वायोलेट हो जाता है। इसका वायोलेशन कहां है? ये वायोलेट होता है इन केस ऑफ आइसोटोप्स। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के केस में ये लॉ फेल हो जाता है, ये काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अब हम बात करते हैं कि हमने दो बच्चों से कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बना लाओ, तो पहले बच्चे ने कार्बन लिया, अब इसके पास जो कार्बन था वो कार्बन 12 था। आइसोटोप्स बेटा होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 10th में, तो आइसोटोप्स आपको सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। हाँ, सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल कार्बन के C612, C613 और C614 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसमें C614 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसको डील नहीं किया जाता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो हमने पहले बच्चे से कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ, तो उसने C12 वाले आइसोटोप को जलाया
और बना ली CO2। तो इसने जो CO2 बनाई इसमें C12 वाला है। किसी दूसरे स्टूडेंट से कहा भाई आप भी कार्बन डाइऑक्साइड बना लाओ, उसने C13 वाले को कंबस्ट कर दिया, जला दिया और CO2 बना लाया। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ध्यान रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो ये भी वैसे ही जलेगा और ये भी CO2 बनाएगा, बस इसमें 13। अब आप अगर इसमें देखें तो इसमें रेशियो क्या है 12:32, इसमें रेशियो क्या है 13:32। तो अब ये अलग अलग हो गया ना, ये सेम नहीं है। तो आइसोटोप्स के केस में ये लॉ फॉलो नहीं होता। आइसोटोप्स के केस में प्रोपोर्शन बाय मास डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट लॉ पे। हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दिया था डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस नाम से ही आपको फोकस करना है। ये लॉ कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, इफ, हम लिख देते हैं इसका नरेशन, हालांकि लिखने में टाइम लगता है। इफ टू एलिमेंट्स, प्रोपोर्शन कहता है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than, if two elements can combine to form more than one product, then keeping the mass of one element constant, keeping the mass of one element constant, the masses of other elements are multiple of a simple whole number, multiple of a simple whole number। तो देखिए, अगर कोई, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स, माना कि कार्बन और ऑक्सीजन, आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं, तो हमें मालूम है कि बिल्कुल कार्बन और ऑक्सीजन एक से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं। एक तो देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू गिव मोर देन वन प्रोडक्ट, 2 दें, 3 दें, 4 दें, कितने भी प्रोडक्ट दें, तो कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट कांस्टेंट, एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखने पर दूसरे एटम के एलिमेंट के जो मासेस हैं वो किसी एक सिंपल होल नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। तो और हम यहां देख लें तो कार्बन का मास कांस्टेंट कर लें 12 mu, 12। तो इसमें ऑक्सीजन का मास क्या है, ऑक्सीजन है 16 mu और इसमें कितनी है 32 mu। तो आपको दूसरे एटम का मास देखना है। If two elements can combine to give more than one product, then keeping the mass of one element constant, तो कार्बन को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट कार्बन के 12 ग्राम से पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन के 16 ग्राम कंबाइन कर रहे हैं और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन के 32 ग्राम कंबाइन कर रहे हैं। तो कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट कांस्टेंट, द मासेस ऑफ अदर एटम्स, तो अदर एटम ऑक्सीजन है, इसके मासेस का रेशियो क्या है 16 और 32। तो ये 16 और 32 एक सिंपल होल नंबर, फॉर एग्जांपल 8 के मल्टीपल हैं। तो यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और एनी डाउट? मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? सर डाउट है थोड़ा सा सर। हाँ, लास्ट पोर्शन नहीं समझ में आया कि वो, ये चीज नहीं समझ में आई कि मतलब सब फिक्स्ड मास करने का मतलब क्या होता है। हमें अगर रिलेशन देखना है तो किसी एक का मास फिक्स करके देखो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड देते हैं
फॉर एग्जाम्पल SO2 और SO3। अब SO2 में देखें तो सल्फर कितना है, सल्फर है 32 MU और ऑक्सीजन भी है 32 MU। SO3 में देखें तो सल्फर 32 MU है, ऑक्सीजन है 48 MU। तो अगर किसी रिलेशन देखना है तो दूसरे में देखा जाएगा ना, कि जैसे एक एलिमेंट सल्फर है, सल्फर की टेंडेंसी है कि ये ऑक्सीजन के अलग अलग वेट से कंबाइन कर सकता है। ये लॉ में सिखा रहा है कि सल्फर की टेंडेंसी है कि ये ऑक्सीजन के अलग अलग वेट से कंबाइन कर सकता है। एक बार सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो है, एक एटम जो है, वो ऑक्सीजन के 32 MU से कंबाइन कर सकता है, और दूसरे केस में सल्फर का एक एटम ऑक्सीजन के 48 MU से कंबाइन कर सकता है। तो लॉ में सिखा रहा है कि जब दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो किसी एक का मास कांस्टेंट करके ही देखते हैं कि दूसरे के मासेस का रेशियो या प्रोपोर्शन क्या है। तो हमें पता लगता है कि किसी एक के फिक्स्ड मास से दूसरे के जो डिफरेंट वेट्स कंबाइन करते हैं, ये डिफरेंट वेट्स जो होते हैं ये किसी सिंपल होल नंबर के मल्टीपल होते हैं। तो आप देखिए ये 16 के मल्टीपल हैं। समझ पाए? यस सर, समझ गए। और भी देखना चाहो तो और बेटा एक एग्जांपल देख सकते हो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, N2O4 और बनाते हैं N2O5। तो इन सब में अगर आप देखें कि नाइट्रोजन के कितने ग्राम, भाई हमें यही तो पढ़ना है कि एक एलिमेंट नाइट्रोजन जो है ये इतना वर्सेटाइल है कि ये ऑक्सीजन के अलग अलग वेट से कंबाइन कर रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन के डिफरेंट वेट्स कंबाइन हो रहे हैं, इनमें कोई रिलेशन है क्या, ये जानना है हमें। तो अगर हम यहाँ देखें तो नाइट्रोजन का क्या है, N2O में 28 MU और ऑक्सीजन कितनी है 16 MU। इसमें 14 और 16, इसमें है 28 और 48, इसमें है 28 और 64, इसमें है 28 और 80। तो अब अगर आप इसमें 28 बाकी सब में तो नाइट्रोजन 28 MU ही कंबाइन की, लेकिन इसमें 14 है, तो हमें नाइट्रोजन का वेट कांस्टेंट करना पड़ेगा ना। तो अगर हम नाइट्रोजन का कांस्टेंट कर लें तो देखो ये सब 14 के रिस्पेक्ट में लिख लें, तो 14 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 28 और 16 है, 28 से 16 MU कंबाइन किया है, तो 14 से कितना कंबाइन करेगा, तो 14 से कंबाइन करेगा आपका, इसका भी हाफ कर दो, इसका हाफ किया, इसका भी हाफ कर दो 8, और ये तो 14 है ही पहले ही, 14 और 16, इसमें 28 का 14 कर दो तो इसका भी हाफ कर दो 24, ये 14 इसका भी हाफ कर दो, ये 14 इसका भी हाफ कर दो। ये तो हमने देखा कि नाइट्रोजन का मास हमने कांस्टेंट कर लिया। स्टडी तभी करेंगे जब एक चीज, भाई एक साथ में दो स्टडी नहीं करेंगे, दोनों को वेरी करा के, एक को कांस्टेंट करेंगे दूसरे की स्टडी करेंगे। तो हमने नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट कर लिया, सब में 14 ग्राम। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन एक बार जब नाइट्रोजन से कंबाइन करती है तो नाइट्रोजन के 14 ग्राम की या 14 MU की क्वालिटी है कि ऑक्सीजन के 8 MU को भी बाइंड कर लेंगे, और ऑक्सीजन के 16 MU को भी बाइंड कर लेंगे, 24 MU को भी बाइंड कर लेंगे, 32 MU को भी बाइंड कर लेंगे, और 40 MU को भी बाइंड कर लेंगे। तो कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट कांस्टेंट, द masses of other elements are multiple of a simple whole number. This is governed by law of multiple proportion. Any doubt? नो सर। समझ गए ठीक है सर। यहाँ पे अगर अभी आपने सर आपने यहाँ पे 14 को जैसे फिक्स किया, अगर हम चाहते हैं हम 28 को फिक्स करते तो जो NO है उसमें सर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना, तो 28 आप इसको कुछ 32 भी ये आप बनता। बंद कर लो बेटा, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो हम इसको बंद कर लेंगे, 1 ग्राम कर लेंगे तो बाकी सब भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, फिर भी सब में वही रिलेशन रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। ये लॉ बताता है कि एक एलिमेंट इतना वर्सेटाइल है कि वो दूसरे एलिमेंट की डिफरेंट वेट्स को कंबाइन कर लेता है। कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई एवरेज स्टूडेंट आ जाएगा पढ़ने तो वो भी पढ़ेगा, कोई वीक स्टूडेंट आ जाएगा वो भी पढ़ेगा, कोई अच्छा स्टूडेंट आ जाएगा वो भी पढ़ेगा, और बहुत अच्छा आ जाएगा वो भी पढ़ेगा। तो एक सब्सटेंस की ये वर्सेटाइलिटी है कि ये किसी के साथ भी एडजस्ट करके कंपाउंड बना लेगा। तो इसको रोको तो बाकी जो है कि वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट और वेरी गुड स्टूडेंट, तो इनमें क्या होगा, इनमें एक रिलेशन होगा कि ये इनके जो टैलेंट्स होंगे वो किसी एक नंबर के मल्टीपल होंगे, इन जनरल आप कह सकते हो। ठीक है,
या एक कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि उसको 2 रोटियां मिलती हैं तो भी उसका पेट भर जाता है, 4 भरती हैं तो भी पेट भर जाता है, 8 भरती हैं तो भी पेट भर जाता है। तो आदमी को रोको, रोटियों में रिलेशन देखो कि 2 रोटी, 4 रोटी और 8 रोटी ये मल्टीपल हो गई। वो 5 रोटी नहीं खाता है, वो 7.5 रोटी नहीं खाता है, वो केवल जो नंबर है उसके मल्टीपल में ही रोटियां खाता है। तो उसकी कंबाइन करने की टेंडेंसी है दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीपल में है, ऐसा नहीं कहीं भी टूट जाए। समझे? समझ गया सर। अगला लॉ है सर। बेटा, हाँ अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, और ये दिया था रिचटर ने। रिचटर ने ये लॉ कहता है कि 2 एलिमेंट्स अगर किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करें, तो हम 2 एलिमेंट्स लिख लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल सल्फर और ऑक्सीजन, और एक कोई तीसरे एलिमेंट माना हाइड्रोजन के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करें, तो देखिए आपस में सब कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन और सल्फर से कंपाउंड जो बनता है वो बनता है H2S। हाइड्रोजन और वाटर से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H2O। सल्फर और ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा SO2। क्लियर? तो यस सर, इतना क्लियर है। when Yes, two elements combined with the fixed weight of third element, अब सल्फर और ऑक्सीजन वो 2 एलिमेंट्स हो गए जो हाइड्रोजन के फिक्स्ड वेट, मतलब कि देखो सल्फर जब हाइड्रोजन के 2 ग्राम से कंबाइन करता है तो एक तो बनता है H2S, जिसमें 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन और 32 ग्राम होगा सल्फर। बेटा चाहे हम ग्राम बोले या MU बोले, रिलेशन वही रहेगा। अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो ये MU में हो जाएंगे और एक मोल मॉलिक्यूल होंगे तो ये ग्राम में हो जाएंगे। MU और ग्राम हम आपको बता चुके हैं। तो H2S जब बनेगा तो हाइड्रोजन होगा 2 ग्राम और सल्फर होगी 32 ग्राम। H2O जब बनेगा तो हाइड्रोजन तो 2 ग्राम ही रहेगी और ऑक्सीजन होगी 16 ग्राम। SO2 को आपको देखने से मतलब नहीं है, ये 32 और 32 है, इससे मतलब नहीं। तो ये लॉ कहता है व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B, माना ये A एंड B है, कैन कंबाइन विद अ फिक्स्ड वेट, देखो 2 ग्राम से ही कंबाइन कर रहे हैं दोनों, A और B दोनों C के, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। When two, definition समझना बेटा, when 2 elements A and B can combine with the fixed weight of C, C का वेट हमने फॉर एग्जांपल क्या ले लिया 2 ग्राम, A भी C के 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है और B भी C के 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्या है 2 और 32 और यहाँ है 2 और 16। तो when 2 elements A and B can combine with the fixed weight of C, then the जो कांस्टेंट है उसे तो आपको नहीं देखना है, then the weights of elements A and B which combine with the fixed weight of C are multiple of a number, are multiple of a simple whole number। तो अगर आप देखें कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम से सल्फर और ऑक्सीजन के कितने कितने ग्राम कंबाइन किए, तो सल्फर के कंबाइन किए 32 ग्राम और ऑक्सीजन के कंबाइन किए 16 ग्राम। ये किसी नंबर के मल्टीपल ही हैं, समझे? यस सर, समझ गया। यस सर, समझ गया। बस केवल आप इसको याद रखें, जो फिक्स्ड वेट होगा वो कॉर्नर पे रहेगा, इसके कॉर्नर पे ट्राइंगल के। when 2 elements can combine with the fixed weight of third element C, तो इसका वेट फिक्स है और जिसका वेट फिक्स्ड है उसमें रिलेशन थोड़ी देखना, वो तो फिक्स ही है। वेरी कौन करेगा, ये A और B, ये C फिक्स वाला A और B के कितने वेट से कंबाइन करता है। तो यहाँ देखो 2 ग्राम जो फिक्स है हाइड्रोजन, उसने सल्फर के 32 ग्राम से कंबाइन किया और ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन किया, और इन्हीं दोनों को हमने रिलेशन देखा। तो ये क्या है, इनमें मल्टीपल बाय रिलेशन है, किसी होल नंबर के मल्टीपल है ये। तो ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो बेटा 6 आपके थ्योरी में ये हो गए और आज की क्लास ओवर करते हैं। हम सेकेंड टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल्स आपको बता देंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स आप बुक से लगाइए। और बेटा आपकी किताब में क्या लिखा है टीचर को नहीं मालूम होता है, आप उसको भेज दो हमें ग्रुप पे फोटो खींच के, मैं आपको उसको बता दूंगा क्या है अगली क्लास में। आज की क्लास ओवर करते हैं।